नमस्कार, हमारी खास पेशकश जीवन से प्यार क्यों माने हार में आपका स्वागत है। और आप आज बात करेंगे इसी विषय पर। साथियों, खुदकुशी या फिर आत्महत्या, लोग इस बात को करने में हिचकते हैं। और जो लोग खुदकुशी करने के विचारों से जुड़ रहे होते हैं वो खुद को अकेला महसूस करते हुए खुदकुशी को एक आखिरी विकल्प चुन लेते हैं। और देश में इस तरह के लोगों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। एनसीआरबी 2022 की रिपोर्ट के मुताबिक देश में अब तक 1.5 लाख से ज्यादा लोग आत्महत्या कर चुके हैं। बात यदि मध्य प्रदेश की करें तो मध्य प्रदेश सुसाइड के मामले में तीसरे स्थान पर है, जिसमें भोपाल, इंदौर जैसे बड़े शहरों सबसे ज्यादा मामले सामने आते हैं। अगर आंकड़ों की माने तो हर 186 सेकंड में एक सुसाइड होता है, जो चिंता का विषय है। और आज हम विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस पर एक्सपर्ट से हमारे इस कार्यक्रम के जरिए सुसाइड से बचने के कुछ उपाय जानने की कोशिश करेंगे और इसकी वजह जानने की कोशिश करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, मेहमानों का परिचय आपसे करवा दें, लेकिन उससे पहले हम आपको ये बतला देते हैं कि क्यों लगातार इस तरह के मामले बढ़ रहे हैं। देश में तेजी से आत्महत्या के मामलों के बढ़ने के क्या कारण हैं, और एनसीआरबी की रिपोर्ट जो है वो 2022 की वो बेहद चौंकाने वाली है। मध्य प्रदेश की भी यदि बात करें तो तीसरे स्थान पर है, 15,086 मामले सामने। मध्य प्रदेश आत्महत्या के मामले में तीसरे स्थान पर। हर 184 सेकंड में देश में एक सुसाइड का मामला सामने आता है। अफेयर्स, घरेलू कलह, विवाह संबंधित बीमारी, ये वो वजह हैं जिनकी वजह से लगातार सुसाइड केस बढ़ रहे हैं। देश के इन सुसाइड केस को बढ़ने को लेकर सुप्रीम कोर्ट भी अपनी चिंता जो है वो जता चुका है। तो ऐसे में सवाल यही उठता है कि आखिर लोग जिंदगी के इस इम्तिहान के सामने क्यों हार मान रहे हैं? क्या इससे बचने के उपाय हैं और क्या वो कारण है जिस वजह से इंसान मजबूर हो जाता है आत्महत्या जैसा गंभीर कदम उठाने के लिए? इन सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे। कुछ एक्सपर्ट्स, मनोवैज्ञानिक हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे हम जानेंगे कि आखिर कैसे इससे बचा जाए। क्योंकि देखिए, ये बहुत चिंता का विषय है और बहुत ही गंभीर मामला है। फिर लगातार जिस तरह के मामले सामने आ रहे हैं उसमें क्या महिलाएं, क्या पुरुष, क्या युवा, क्या किशोरी, क्या बुजुर्ग, हर वर्ग, ठीक है, हर वर्ग जो इस समय है वो इस परेशानी से जूझ रहा है। और चलिए, मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, मेहमानों का परिचय आपसे करवाते हैं, उसके बाद हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। रनुदास जी हमारे साथ हैं। रनुदास जी, आपको बता दें कि प्रधानाचार्य हैं एवं मनोचिकित्सक भी हैं। रनुदास जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर मेधावी चौरे हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। डॉक्टर मेधावी चौरे जो है वो मनोचिकित्सक हैं, और साथ ही मनोचिकित्सक हमारे साथ प्रोफेसर दिनेश राठौर जी भी हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। सबसे पहले मैं शुरुआत मनोचिकित्सक मेधावी चौरे जी आपसे करूंगा। मेधावी जी, आपसे समझना चाहेंगे, देखिए ये बहुत चिंता का विषय है। देश में लगातार जिस तरह से सुसाइड के मामले सामने आ रहे हैं, और एनसीआरबी के यदि हम आंकड़ों की बात करें तो ये बेहद चौंकाने वाले चिंता का विषय है। सुप्रीम कोर्ट भी लगातार इस तरह के मामलों पर चिंता जता चुका है। अब हम आपसे समझना चाहेंगे कि आखिर इसके पीछे की वजह क्या है, कौन से वो कारण हैं जो इंसान को मजबूर कर रहे हैं कि वो जीवन के सामने हार मान रहा है। जी, सभी दर्शकों को मेरा जी नमस्ते, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इस प्रोग्राम में बुलाया। देखिए, बहुत ही शॉकिंग है ऐसे देश में जहां हम रहते हैं, जहां की हम लोग सोचते हैं कि हमारे पास बहुत ज्यादा फैमिली वैल्यूज हैं और हम बहुत कल्चर्ड माने जाते हैं, हम बहुत भगवान की पूजा में विश्वास रखते हैं।
वहां पे अगर ऐसे शॉकिंग आंकड़े हमारे सामने आते हैं तो ये चिंता का विषय है। और अभी हम देख रहे हैं कि नई जनरेशन जो है वो बहुत ही एंजाइटी फेस कर रही है और बहुत ही लोनलीनेस फेस कर रही है। अभी जो हमारी जॉइंट फैमिलीज टूट के न्यूक्लियर फैमिलीज बनी है, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है इसका कि आज की जो युवा पीढ़ी है वो अपने आप को बहुत अकेला महसूस करती है। जो माता पिता दोनों काम करने के लिए जाते हैं, देखिए मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये सही है या गलत, बट फैक्ट स्टेट कर रही हूँ कि नेचुरली आज की जिस तरह की प्रॉब्लम्स हैं उनको दोनों को काम करना पड़ता है, और सही भी है, दोनों बराबर से पढ़ते हैं, बराबर से काम करते हैं। लेकिन जो सुबह से लेकर रात तक माता पिता काम करते हैं और घर में जो बच्चे अकेले रहते हैं, और नेचुरली न्यूक्लियर फैमिलीज की वजह से दादा दादी चाचा चाची ये सब घर में नहीं, ताऊ जी ताई जी सब एक घर में रहते नहीं है, कजिन्स नहीं है, तो नेचुरली बच्चा एकदम अकेला हो जाता है। दूसरा रीजन है कि सोशल मीडिया भी बच्चों के माइंड में हॉक क्रिएट करता है। ये क्या है, बच्चे रियल वर्ल्ड में नहीं रहते हैं आजकल और वर्चुअल वर्ल्ड में रहते हैं। उनको ये लगता है जो वर्चुअल वर्ल्ड में दिखाया जाता है वही रियलिटी है, लेकिन वो रियलिटी से बहुत दूर है। और जिस तरह की आजकल आप देखेंगे ट्रेंड आ रही है, शिक्षा प्रणाली भी क्वेश्चन मार्क है शिक्षा प्रणाली पर भी। बच्चे स्कूल जाते हैं, जो 11th-12th के बच्चे हैं या 8th-9th के हैं, वो भी देखे हैं मैंने, जो स्कूल जाते हैं, जो सुबह से 7 या 8 बजे के लिए स्कूल के निकलते हैं, वो वापस आके कोचिंग क्लासेस के लिए भागते हैं और 8 या 9 बजे घर पहुंचते हैं। तो आप ये देखिए कि किस तरह की भागदौड़ में हमने बच्चों को भी शामिल कर लिया है, और उसमें इतना कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है कि उनको लगता है पूरे टाइम वो अपने आप को प्रूव करने में लगे रहते हैं, और कोई भी चीज अगर वो अपने आप के बारे में प्रूव नहीं कर पाते हैं तो उनको लगता है दैट इज द एंड ऑफ द वर्ल्ड, जबकि दैट इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। ये नई शुरुआत है। अगर आप कहीं पर ठोकर खाते हैं या कहीं पे असफल होते हैं तो वो आपके लिए बहुत सारे दूसरी सफलता के द्वार खोलती है, पर ये बच्चे नहीं समझ पाते हैं। और जिस तरह का सोशल मीडिया पे एडवर्टाइजमेंट हो रहे हैं या जिस तरह से चीजों को पोर्ट्रे किया जा रहा है, वो उसको रियलिटी मान बैठे हैं। तो इसलिए आप ये देखिए इतना अकेले हो जाते हैं, और इतना कोई भी एक भी चीज में, एक भी एंडेवर में अगर वो फेल हुए तो दे थिंक दैट इट इज द एंड ऑफ द वर्ल्ड। यानी कि सोशल मीडिया बड़ी वजह है। बच्चों के हिसाब से यदि बात की जाए तो बहुत ही सही बात है ये, क्योंकि आज के समय पे जिस तरह से सोशल मीडिया का क्रेज़ बढ़ रहा है और बच्चे जिनका सबसे ज़्यादा से ज़्यादा वक्त जो है वो इसी पर गुजारते हैं, और कहीं ना कहीं वर्चुअल वर्ल्ड में जिस तरह से बच्चे जीने लगे उसे रियलिटी समझने लगे हैं, जिसकी ये भी एक बड़ी वजह बताई जा रही। ये तो बात हुई बच्चों की, लेकिन हम तो ये बात करेंगे यहाँ पर हर वर्ग, जिस तरह से क्या बच्चे, क्या बुजुर्ग, क्या युवा, क्या महिला, क्या पुरुष, और ये सभी जिस तरह से इस ओर कदम उठा लेते हैं, और ये कदम इतना घातक है जो आने वाले समय में उनके परिवार के लिए मुश्किलें पैदा कर देता है। नहीं, वो तो चले गए, और लेकिन उनका जो परिवार है जिसे वो पीछे छोड़कर चले गए हैं, उनका आखिर क्या होगा, उन्हें इस परेशानी को फेस करना पड़ता है। प्रधानाचार्य मनोचिकित्सक हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, उनका परिचय आपसे करवाते हैं। रनु दास जी, रनु जी, आपसे समझना चाहेंगे आज के दौर में जिस तरह से लोग अवसाद में जाकर इस तरह से कदम उठा रहे हैं, इसके पीछे की और भी क्या बड़ी वजह है और कैसे इससे बचने की जरूरत है? सर, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगी प्रोग्राम में आपने शामिल किया। सर, अभी जो हमारी मनोचिकित्सक मैडम बता रही थी कि माता पिता दोनों काम में जाते हैं, तो इस जगह पे ये बिल्कुल सही बात है सर। और जो सुसाइड, जो आत्महत्या पे लोग जा रहे हैं, इसमें 2 कैटेगरी है जो अभी मैंने एक गांव में देखा है। वो लिटरेसी कम होने की वजह से उनकी जो मानसिक परिस्थितियां हैं वो समझ नहीं पा रहे। माता पिता, दादा दादी सभी लोग घर पे हैं, फिर भी वो आत्महत्या की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। और दूसरी और एक परिस्थिति है जिसमें कि माता पिता दोनों काम में जाते हैं और बच्चों से एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा रखते हैं। तो सर, मैं यहाँ पे जो मेरा ऑब्जर्वेशन है बहुत लंबे समय से कि पेरेंटिंग जो है वो एक हिमालयी टास्क है,
और पेरेंटिंग की वजह से, यानी हमारे जो एक्सपेक्टेशंस होते हैं, हम बच्चों पे इस तरीके से अनविंगली थोपते जाते हैं। अनविंगली, हमारा इंटेंशन कभी गलत नहीं होता है कि हम बच्चों का बुरा चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं से हमारी थोपी हुई चीज, हमारे एक्सपेक्टेशन, ये इतने ज्यादा बच्चों पे हावी हो जाता है कि वो उस चीज से ओवरकम करने के लिए एक सिंपल सा रास्ता ढूंढ लेते हैं पढ़े लिखे लोगों में, वो आत्महत्या की तरफ अग्रसर हो जाते हैं। यानी वो अपने जीवन को कुछ नहीं कर पाने से मेरी माता पिता का सर झुक जाएगा, इस चीज से इतने ज्यादा ग्रसित हो जाते हैं, इतने ज्यादा भयभीत हो जाते हैं। दुनिया से डरते इतना नहीं है सर, माता पिता। सर मेरा पर्सनल जो मेरा सब्जेक्ट है जिसपे मेरा अभी चल रहा है, अभी मैंने 5 गांव विजिट किए, उसमें बच्चे पढ़ाई भी कर रहे हैं, मैंने पर्सनल उनसे क्वेश्चन किए और शहर की तरफ भी बच्चों से मैंने क्वेश्चन किए। मैंने दोनों के उनके जो आंसर्स थे उसमें ज्यादातर मैंने ये पाया है कि अगर मेरा रिजल्ट खराब होता है तो मेरी माँ सबसे ज्यादा दुखी हो जाती है। कुछ बच्चे, मेरे पापा का एक्सपेक्टेशन है कि मैं ऐसा ही करूं और वो मैं नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, मैं पापा के एक्सपेक्टेशन के जैसा काम खेल कूद में नहीं हूँ। तो इस तरीके से अलग अलग अगर मैं इसका एक जिस्ट बना के देख रही हूँ तो मुझे ज्यादातर ये दिखाई दे रहा है कि जो पेरेंटिंग है कहीं ना कहीं से वो लैक हो रही है और एक्सपेक्टेशन अननोइंगली बढ़ते जा रहा है, जिससे बच्चे की मानसिक स्थिति को बिल्कुल इग्नोर कर दिया जा रहा है, सिर्फ उसकी ऊपरी तौर पे। जैसे अगर बच्चा बीमार है, फीवर है, कुछ और अलग बीमारी है तो हम जल्दी से उसका इलाज कराते हैं, हम जानने की कोशिश करते हैं, पर जो चीज दिख नहीं रही है कि वो मानसिक परिस्थिति उसकी कैसी है, क्यों वो गुमसुम है या क्यों वो कर नहीं पा रहा है या उसका किसमें इंटरेस्ट है और वो किसमें कर पाएगा, ये जानने के बजाय माता पिता अपनी उम्मीदों को थोपने लगते हैं और इससे धीरे धीरे ये ज्यादा जो बच्चे थोड़ा शहर के हैं वो बहुत जल्दी स्टेप उठाते हैं और जो थोड़ा गांव विलेज एरिया में रहते हैं वो थोड़ा लेट स्टेप लेते हैं। पर सबसे ज्यादा जो मेरे पास जो डेटा है उसमें मैंने यही देखा है कि शहर के लोगों में ज्यादा देखा गया है ये, यानी कि शहर के लोग, पढ़ा लिखा वर्ग जो पूरी तरह से जागरूक है, पढ़ा लिखा है, लेकिन इच्छा शक्ति वहाँ पर कमज़ोर है। ज़्यादा से ज़्यादा, और बहुत अहम बात, कि थोपने की वजह ये समझने की ज़रूरत है कि बच्चे क्या चाहते हैं। रनु दास जी और मेधावी चौरे जी दोनों ने बहुत ही ख़ास बात यहाँ पर की है और बहुत अहम बताया उन्होंने कि वाकई वास्तविक स्थिति जो है वो आज की क्या है। प्रोफेसर दिनेश राठौड़ जी हमारे साथ जुड़े हैं, मनोचिकित्सक हैं। दिनेश जी, आपका भी स्वागत है। दिनेश जी, आपसे समझना चाहेंगे, देखिए दोनों ही मेहमान हैं, रनु जी और मेधावी जी, दोनों ही बड़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर बताई कि क्या वजह है और किस तरह से जो मामले आज के समय पर आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन अब एक सवाल यहाँ पर यह भी होता है कि मामले लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन इन्हें पहचाने कैसे? कौन से वो संकेत हैं जिससे ये जाना जा सके कि इस तरह के कदम जो व्यक्ति उठाता है या जो बच्चा उठाता है ये आगे चलकर ऐसा कर सकता है? इसे कैसे समझा जाए? जी नमस्कार। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने इस मंच पे मानसिक स्वास्थ्य के विषय में जागरूकता के लिए हमें मौका दिया। बेसिकली ये जो समस्या है अवसाद की और चिंता रोग की और बाकी सारी मानसिक समस्याएं, उससे सतत तनाव, जिसके कारण व्यक्ति इतना गंभीर कदम उठाता है, आत्महत्या तक की निर्णय लेता है। इसकी जड़ में एक लंबा, एक बहुत समय तक धीमे धीमे डेवलप होने वाली पूरी प्रक्रिया होती है। जैसे अभी पूर्व के वक्ताओं ने बच्चों के बारे में बताया, बच्चे जिनमें पेरेंटिंग की समस्या निश्चित तौर पे काफी हद तक जिम्मेदार होती है और पेरेंटिंग में भी एक पैटर्न होता है। जैसे जो बच्चे होते हैं जिन बच्चों के घर पे कभी ना नहीं कहा जाता, बच्चों की पेरेंटिंग में ध्यान रखना चाहिए, बच्चों की जरूरतें पूरी कर रही हैं, मांगे पूरी नहीं कर रही हैं। जब बच्चा जरूरत से ज्यादा मांग करने लगे और पेरेंट्स उसकी मांग हमेशा पूरी करते रहते हैं तो धीमे धीमे उसमें किसी भी चीज की ना स्वीकार करने की क्षमता खत्म हो जाती है। बच्चा जब बड़ा होता है और कहीं असफलता का सामना करता है तो टूट जाता है, बिखर जाता है। तो अगर कोई बच्चा जिद्दी है तो इस चीज पे ध्यान देने की जरूरत है
और ऐसी स्थिति में हम कहते हैं कि वो बच्चा बीमार नहीं है, वो संबंध बीमार है। पेरेंटिंग जो स्टाइल है उसमें समस्या है। इसके साथ साथ जैसे बच्चा जब एकाकी होने लगता है और उसके पास बहुत सारे नहीं होते, तो अक्सर उसका ऑन स्क्रीन टाइम बढ़ता चला जाता है। जब बच्चा जरूर से ज्यादा ऑन स्क्रीन टाइम बढ़ जाए तो ऐसी स्थिति में होता क्या है कि बच्चा सोशल स्किल लर्न नहीं कर पाता कि एक ग्रुप सेटअप में अपनी बात कैसे रखनी है, उनकी बात कैसे समझनी है और समाधान तक कैसे पहुंचना है। जब ऐसा बच्चा सामाजिक सेटअप में जाता है या इवन पारिवारिक माहौल में भी अक्सर घर वाले जिद करते हैं कि बच्चा चिड़चिड़ा हो गया है, क्योंकि वो बच्चा आपके एक्सपेक्टेशंस को समझ नहीं पाता, अपनी बात रख नहीं पाता, उसकी सोशल स्किल्स बहुत पुअर होती हैं। तो घर वाले अक्सर शिकायत करते हैं बच्चा चिड़चिड़ा हो गया है, रात को लेट सोता है, दिन को जागता नहीं है, अकेला अकेला रहता है, घर के बाहर खेलने जाने के लिए कहते हैं, घर के बाहर खेलने नहीं जाता है, घर में ही बना रहता है। तो इस तरह की अगर शिकायतें आ रही किसी बच्चे के लिए, इनकी याददाश्त कम हो रही है, इनकी शैक्षणिक प्रदर्शन में काफी गिरावट आई है, तो अगर ऐसे अचानक से कुछ शिकायतें आए, बाद बहुत मिनिमम होता है अगर ऐसी चीजें हैं। और अक्सर आत्महत्या से पहले व्यक्ति इस तरह की इच्छा रखता है कि अब तो दुनिया से मन भर गया, अब तो ईश्वर उठा ले, या फिर मैं अपने देह दान करना चाहता हूँ, या फिर मैं आई डोनेट करना चाहता हूँ, ब्लड डोनेट करना चाहता हूँ। तो कोई व्यक्ति ऐसी कुछ बात कहे तो इसको बिल्कुल हल्के में नहीं लेना है, इसको बड़ी गंभीरता के साथ में। और आत्महत्या करने वाले लोगों में, जैसे बेंगलोर में साइकोलॉजिकल अटॉप्सी हुई, साइकोलॉजिकल अटॉप्सी जैसे पोस्टमार्टम के बाद एक शरीर का पूरा विच्छेदन करके पता करते हैं कि मृत्यु का क्या कारण था। इसी तरह साइकोलॉजिकल अटॉप्सी में मृत्यु के बाद परिवार के पास जाके और उसके पूर्व के व्यवहार के बारे में जानकारी हासिल करके जानते हैं कि क्या कोई मानसिक बीमारी तो नहीं थी। तो उसमें ये पाया गया कि करीब करीब 90% आत्महत्या के केस ऐसे थे जिसमें कुछ न कुछ तनाव की स्थिति थी, और उसमें वो जो 90% में 80% लोग ऐसे थे जिनमें अवसाद था। ये जो रिपोर्ट आई है नेशनल क्राइम ब्यूरो की, ये बेसिकली थाने या चौकी पे जो दर्ज की जाती है शिकायत, उसके आधार पे है। और मानसिक स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता की कमी होने के बाद, कारण कई बार क्या होता है कि जो रोगी है वो भी इलाज नहीं लेता, ना रोग जो व्यक्ति पीड़ित है अवसाद से उसको भी एहसास नहीं है, उसके परिवार वाले को एहसास नहीं है, वो उपचार नहीं ले रहा है, वो चीजें रिकॉर्ड में नहीं आई। लेकिन जो एक वैज्ञानिक विधिवत रिसर्च के बाद जो रिकॉर्ड में आया है वो स्थिति काफी गंभीर है। तो भारत में मानसिक स्वास्थ्य के विषय में स्पेशली जो भावनात्मक मानसिक समस्या है उसके बारे में जागरूकता की कमी होने के कारण ये आंकड़ा बहुत ज्यादा है। और आत्महत्या करने वाले लोगों में 19 से लेकर 44 साल की उम्र तक जो लोग हैं उनका आंकड़ा करीब 79% है। तो ये बड़ी चिंता वाली बात है। और इन लक्षणों को देखें, अगर कोई आत्महत्या की बात मजाक में भी कहे तो उसको हल्के में ना लें, उसको पूरे दिन उसके मन में क्या चल रहा है। की कमी की बात जरूर हो सकती है और बेहद अहम बात यहाँ पर आप बता रहे हैं। मेधावी चौधरी जी, आपके पास आना चाहूँगा। देखिए, जिस तरह से दिनेश राठौर जी ने बताया कि वो कौन कौन से संकेत हैं जिससे ये पहचाना जा सकता है कि ये व्यक्ति आगे क्या करने वाला है, और बहुत गंभीरता से इसको लेना भी, अगर कोई इस तरह से बात भी करे। लेकिन इसमें भूमिका की बात करूंगा मैं आपसे कि देखिए, जागरूकता की यदि कमी है तो इसमें सामाजिक संगठनों की क्या भूमिका होना चाहिए, और दूसरा सरकार की क्या भूमिका होना चाहिए? देखिए, हम इस चीज को पहले फैमिली के साथ कर कि हम अपने बच्चों को ये तो बताते हैं कि अगर वो सक्सेसफुल हुए तो वो कैसे सेलिब्रेट करेंगे, कैसे शेयर करेंगे अपने फीलिंग्स, पर कब फेल, अगर वो फेल होते हैं तो उनको कैसे लेना चाहिए ये हम कभी नहीं बताते हैं उनको। तो हमें अपने बच्चों को ये भी ट्रेन करना चाहिए। वी शुड ट्रेन देम कि इफ दे आर नॉट सक्सेसफुल इन देयर लाइफ हाउ शुड दे टेक। एक चीज। सेकंड थिंग इज कम्युनिकेशन गैप बहुत है, तो कम्युनिकेशन गैप हटाना चाहिए हमें बिटवीन पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन, बिटवीन टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, है ना। एंड थर्ड थिंग कि हमें जजमेंटल नहीं होना है। कोई बच्चा अगर हमारे पास आके कोई अपनी बात बताता है या कन्फेस करता है तो हम एक उसके स्टेटमेंट में उसके पूरा करियर का या पूरी जिंदगी का जजमेंट नहीं करें कि तुम इतना अच्छा सोचोगे, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो, तुम ऐसा कर भी कैसे सकते हो। तो वी हैव टू स्टॉप बीइंग जजमेंटल। एंड अनदर थिंग, जैसे राठौर सर ने बताया कि आइडिया है कि अगर उसको कोई प्रोफेशनल हेल्प चाहिए तो जागरूकता बहुत जरूरी है, अवेयरनेस बहुत जरूरी है। जितना फिजिकल हेल्थ इम्पोर्टेंट है उतना ही मेंटल हेल्थ इम्पोर्टेंट है।
जैसे अगर हम किसी ईएनटी स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं, हमें थोड़े दिन से खांसी आ रही है, तो इसका ये मतलब तो नहीं है कि हमें टीबी है इसलिए हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं। तो सिमिलरली अगर कोई भी इंडिविजुअल को कोई इशू है जो वो अपने फैमिली मेंबर्स के साथ किन्हीं कारणों से शेयर नहीं कर पा रहा है, तो अगर उसे प्रोफेशनल हेल्प चाहिए तो हम ये ना कोट करें, ये ना बताएं कि वो पागल है क्या जो उसको साइकोलॉजिस्ट की जरूरत है। और एक डिस्टिंक्शन करना चाहिए कि हर बार कोई जब हमें प्रॉब्लम होती है, मेंटल प्रॉब्लम, तो हम सीधे साइकियाट्रिस्ट के पास नहीं पहुंचे, क्योंकि क्या होता है कि वो एंटी डिप्रेशन जो मेडिसिन देते हैं उसमें यूजुअली ऐसी होती है एंटी एंजाइटी या एंटी डिप्रेशन, इसमें सिर्फ नींद ज्यादा आती है। तो आइडिया है कि हम बच्चों को या इंडिविजुअल्स को उनकी जो प्रॉब्लम्स है उनको फेस करने लायक बनाए, ना कि ये प्रॉब्लम पीछे रख दीजिए और सो जाइए तो आपको बेटर लगेगा। और जितने जैसे आपने बोला है अभी, संगठन भी इन चीजों को माने और एक अवेयरनेस लाए कि कोई बच्चा कोई गलती करता है या कोई इंडिविजुअल से कोई गलती होती है तो हम उसके बारे में जजमेंटल ना हो, एक अवेयरनेस लाएं कि हाँ मेंटल हेल्थ भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है। एंड अगर हमें चाहिए तो हम प्रोफेशनल हेल्प ले सकते हैं। इट्स वेरी इजी, इट्स वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। ठीक है, अवेयरनेस के लिए समाज को आगे आने की जरूरत है। रुनुदास जी, सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए, कहाँ बनती है सरकार की जिम्मेदारी? एक मिनट। हाँ जी सर, जैसे आपने अभी बोला समाज की भी भूमिका होनी चाहिए इसमें, कि हम आइडेंटिफाई कर सके और हम इनिशियल स्टेज में ही उसका निराकरण सोच सके। तो सर इसमें मेरा कहना है, बीइंग ए प्रिंसिपल आई कैन से कि स्कूलों की बहुत बड़ी भूमिका है इसमें। जो समाज की भूमिका में स्कूल एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। जैसे मैं आपको बताऊं सर, हमारे यहाँ हर सैटरडे को मैंने पेरेंट्स क्लास वाइज बुला के, जिस क्लास में अभी जैसे हायर क्लास में 9th ऑनवर्ड से स्टार्ट हो जाता है, 8th 9th से, और 10th के बच्चे बहुत ज्यादा वो चुपचाप रहना पसंद, कुछ आइडेंटिफाई कर लेते हैं हम। और ऐसे सबसे पहले सर हमें पेरेंट्स की मीटिंग रखनी चाहिए समाज की भूमिका में। जो हमने कदम उठाया उसमें मैंने ये देखा सर, मुझे बहुत पॉजिटिव रिजल्ट मिला है पिछले कुछ सालों में, कोविड के बाद से स्पेशली, कि जब हम आइडेंटिफाई करते हैं बच्चों में ये प्रॉब्लम और फिर जानने की कोशिश करते हैं, स्टूडेंट काउंसलर भी होते हैं साथ में, जैसे कि मेरा भी ये फील्ड है तो मैं बहुत इंटरेस्ट लेती हूँ, और पेरेंट्स को बुला के पर्सनली हम बात करते हैं और पेरेंट्स की सुनते हैं और अलग से बच्चों की सुनते हैं, और उसके बाद हम पेरेंट्स को एक सही दिशा दिखाते हैं। अभी रिसेंटली मैंने 2 बच्चों को साइकियाट्रिस्ट के पास पेरेंट्स को इंसिस्ट करके भेजा है, और आज की डेट में वो दोनों बच्चों में काफी चेंजेस आया है। जो सारे प्रॉब्लम दिख रहे थे वो बिल्कुल नहीं दिख रहे हैं, और पेरेंट्स भी बहुत खुश है। हाँ, जो भी ऐसा हमें प्रॉब्लम दिखाई देता है, स्कूल बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है सर। स्कूल के पास ये बहुत एक बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है कि वो ऐसे बच्चों को आइडेंटिफाई करें और उनके पेरेंट्स से अलग से बातें करें, और पेरेंट्स की काउंसलिंग सबसे इम्पोर्टेंट है सर, क्योंकि आज के डेट में जैसा कि सर भी बोल रहे थे कि मानसिक माफी चाहूंगा बीच में रोक रहा हूँ मैं आपको, रोनू जी माफी चाहूंगा बीच में रोक रहा हूँ, समय खत्म होता है। बहुत अहम जानकारी आप 3 मेहमानों ने हमारे साथ जुड़कर दी, और ये बहुत गंभीर मसला है, और इस मामले पर जाहिर सी बात है सामाजिक संगठन और सरकार सबको आगे आने की ज़रूरत है, और अवेयरनेस, जागरूकता बहुत ज़रूरी है। पहचानने की ज़रूरत है कौन इस अवसाद से गुजर रहा है, और सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया और जो बच्चे आज के समय पर वर्चुअल वर्ल्ड में जीकर उसे ही रियलिटी मांग रहे हैं, उन्हें भी ये समझने और समझाने की ज़रूरत है। यानी कि समाज, परिवार और सबके समर्थन की आवश्यकता है, और उसी से इस समस्या से निपटा जा सकता है जो कि गंभीर चिंता का विषय है, सुसाइड। आज विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस के अवसर पर हमारी खास पेशकश के जरिए हमने यही समझने की कोशिश की एक्सपर्ट से कि कैसे इससे बचा जाए, कैसे आत्महत्या के कारणों को पहचाना जाए, और क्या वो थेरेपी है जिन्हें अपनाकर इन समस्याओं से निजात पाई जा सकती है। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और न्यूज़ वर्ल्ड में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आगे की खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड।